एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड द्वितीय वर्ष डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, या इसके अलावा और जो रीट होता है, डीएसएसबी की परीक्षा होती है, यानी शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसमें एक पार्ट होता है शिक्षण से संबंधित। तो हम लगातार रोज रात 9 बजे लाइव क्लास के माध्यम से आज से आपसे रूबरू हो रहे हैं, तो आप उन कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। कल हमने चर्चा किया था शिक्षण के अर्थ के बारे में कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षण के अर्थ के बारे में हमने कुल 7 प्रकार से हमने शिक्षण के अर्थ को आपको समझाने का प्रयास किया था। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण की परिभाषा के बारे में कि शिक्षण की परिभाषा क्या होती है। जब भी कोई क्वेश्चन लिखने के लिए पूछा जाएगा तो वहाँ पूछा जाएगा शिक्षण के अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करते हुए आप इसकी विशेषताओं की व्याख्या करिए, इसके स्वरूप की व्याख्या करिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं, कल हमने चर्चा किया था शिक्षण के अर्थ के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे शिक्षण की परिभाषा के बारे में। तो शिक्षण की जो सबसे पहली परिभाषा आज हम देने जा रहे हैं वो एन.एल. गेज की है। तो शिक्षण एक प्रकार का एन.एल. गेज के अनुसार शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य व्यक्ति आब्लिक बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। ये एन.एल. गेज की परिभाषा है कि शिक्षण एक ऐसा प्रभाव होता है, यानी जो ज़्यादा जानकार व्यक्ति होता है, जो ज़्यादा जानकार व्यक्तित्व होता है, वह कम जानकार व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और प्रभावित करने का भी एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य यह होता है कि वह जो कम जानकार व्यक्तित्व है उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करना, यानी उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन, यानी जैसा वह चाहता है, जिसके प्रभाव में वह बच्चा आया है, जिसके प्रभाव में वह व्यक्ति आया है, उसको इस प्रकार से परिवर्तित करना कि जैसा वह परिवर्तित करना चाहता है। तो जो गेज ने परिभाषा दिया है उसका अर्थ यही हुआ कि एक जो ज़्यादा जानकार व्यक्तित्व होता है वह कम जानकार व्यक्तित्व को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करता है, अपने अनुसार बदलने का प्रयास करता है। तो यह एन.एल. गेज की परिभाषा है। दूसरी जो परिभाषा है वो रायबर्न ने दी है। रायबर्न ने कहा है कि शिक्षण एक संबंध है जो छात्रों को उसके विकास में सहायता करता है, जो छात्रों को उसके विकास में सहायता देता है। शिक्षण एक संबंध है। शिक्षण एक संबंध है जो छात्र को उसके विकास में सहायता देता है। तो ये रायबर्न के अनुसार जो है
कि शिक्षण एक संबंध है। संबंध किसके किसके बीच में? तो संबंध जो है वो छात्र और शिक्षक के बीच में, संबंध छात्र और शिक्षक के बीच में, क्योंकि छात्र और शिक्षक के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उसी अंतःक्रिया के द्वारा ही एक शिक्षक छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है और वांछित परिवर्तन लाता भी है। तो वही रायबर्न ने कहा कि शिक्षण एक संबंध है जो छात्रों को उसके विकास में सहायता देता है। यानी छात्र क्या होता है कि कुछ ना कुछ अगर शिक्षण हुआ तो बालक को अधिगम जरूर होगा, और अगर अधिगम होता है तो उसका विकास होता है। यानी कुछ ना कुछ उसके साथ जुड़ने का प्रयास करता है, उसके साथ कुछ ना कुछ जुड़ता है। अगर उसके साथ कुछ जुड़ता है तो उसका विकास होता है। तो रायबर्न की परिभाषा कि शिक्षण एक संबंध है जो छात्रों को उसके विकास में सहायता देता है। यानी शिक्षण के द्वारा एक शिक्षक छात्र को विकास की ओर अग्रसर करता है। तीसरी जो परिभाषा है वो जेम्स एम थाइन का है। जेम्स एम यानी जे एम थाइन का है, और जे एम थाइन ने कहा है कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। जे एम थाइन, जे एम थाइन, समस्त शिक्षण का अर्थ है, समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। एक शिक्षक जब भी किसी बच्चे को पढ़ाएगा तो होगा क्या कि बच्चे में जो सीखने की क्षमता है, जो उसकी योग्यता है, उसका विकास होगा, उसमें वृद्धि होगा। तो वही थाइन ने कहा कि समस्त शिक्षण का अर्थ है कि सीखने में वृद्धि। अगर शिक्षण होगा तो अधिगम जरूर होगा, अगर शिक्षण होगा तो अधिगम जरूर होगा, और अगर अधिगम नहीं हुआ तो इसका मतलब शिक्षण नहीं हुआ, ये ऐसा कहा जाता है। तो थाइन ने वही परिभाषित किया कि समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे शिक्षण की प्रकृति के बारे में। इसके आगे हम चर्चा करेंगे कि शिक्षण की प्रकृति के बारे में, शिक्षण की प्रकृति के बारे में। शिक्षण की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? तो शिक्षण की प्रकृति के बारे में अगर हम चर्चा करें, प्रकृति का मतलब नेचर, शिक्षण का नेचर किस प्रकार से होता है, शिक्षण का नेचर कैसा होता है, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यानी वो स्वरूप उसका क्या है, शिक्षण होता क्या है, उसका स्वरूप किस प्रकार का होता है, इस पे चर्चा हम करना शुरू कर रहे हैं। तो शिक्षण की प्रकृति, नेचर ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रकृति किस प्रकार की होती है? तो उसमें जो पहली बात है वह ये है कि शिक्षण जो है एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, सोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या होता है? शिक्षण जब भी होगा तो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के होगा। यानी जो भी टीचर, जो भी शिक्षक शिक्षण कार्य करता है, पहले वह कोई ना कोई एक उद्देश्य निर्धारित कर लेता है कि जो बालक है उस बालक के व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन करना वह चाह रहा है। आप शिक्षण के स्तर को जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो शिक्षण के जो 3 स्तर होते हैं, या आप ज्ञान, बोध और प्रयोग स्तर, तो जब 3 स्तर होते हैं तो उन 3 स्तरों में शिक्षक किस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के शिक्षण का कार्य कर रहा है, सबसे पहले ये जरूरी है। अगर ज्ञानात्मक स्तर का शिक्षण वो करना चाह रहा है तो केवल रटने रटाने पे बल देगा। बोधात्मक स्तर पे अगर कर रहा है तो वह उसको समझाने का प्रयास करेगा, और अगर वह रिफ्लेक्टिव लेवल पे कर रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चे की तर्क शक्ति को वह विकसित करना चाहता है, यानी समस्या समाधान की क्षमता का वह विकास करना चाह रहा है। तो शिक्षण जब भी होगा तो शिक्षक पहले किसी न किसी उद्देश्य, कोई उद्देश्य, जो भी उद्देश्य होगा वह उद्देश्य शिक्षक पहले निर्धारित कर लेता है।
कि बच्चे में हम यह परिवर्तन देखना चाहते हैं, और वह परिवर्तन अगर बच्चे में नहीं आता है तो इसका मतलब कि जो टीचर है उसके पढ़ाने के तरीके में, उसके शिक्षण विधियों में, उसके शिक्षण अधिगम सामग्रियों में, उसके शिक्षण सिद्धांतों में, उसके शिक्षण सूत्रों में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि किसी न किसी उद्देश्य को वह शिक्षक निर्धारित करेगा और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह शिक्षण का कार्य करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षण एक सोद्देश्य प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। हमने आपसे कहा कि अगर शिक्षण होगा तो अधिगम जरूर होगा। शिक्षण होना यह तय करेगा कि अधिगम जरूर होगा। शिक्षण होना यह तय करेगा कि अधिगम जरूर होगा। अगर अधिगम नहीं होता है तो शिक्षण नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जब भी शिक्षण होगा तो अधिगम होगा, और अगर अधिगम होगा तो बच्चा क्या करेगा? विकास करेगा। जैसे जैसे वह सीखता है, सीखते सीखते वह क्या करता है? विकास की ओर उन्मुख होता है। यानी जब उसके साथ कुछ जुड़ता है, जब वह कुछ नया सीखता है, तो उसका चाहे वो शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे वह चारित्रिक विकास हो, चाहे वह नैतिक विकास हो, चाहे वह संवेगात्मक विकास हो, किसी न किसी रूप में उसका विकास तो होना है। अगर शिक्षण होगा तो किसी न किसी रूप में तो उसका विकास होना ही होना है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर शिक्षण होगा तो बच्चा अधिगम जरूर करेगा। अगर बच्चे का अधिगम नहीं हुआ, बच्चे को किसी प्रकार का कोई अधिगम नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि किसी प्रकार का शिक्षण भी नहीं हुआ। और अगर अधिगम हुआ तो इसका मतलब बच्चे में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन आया, किसी न किसी प्रकार का परिमार्जन हुआ, और यह परिवर्तन, यह परिमार्जन विकास की ओर संकेत करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। तीसरा, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। 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 इस शिक्षण अधिगम का जो काम होता है, शिक्षण अधिगम की जो पूरी प्रक्रिया होती है, यह समाज में ही संचालित होती है। जॉन डीवी ने कहा है कि जो विद्यालय होता है वह समाज का लघु रूप होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो विद्यालय है वो भी एक समाज का ही एक रूप है, और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत रूप से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संचालित कर सके। जब भी कोई टीचिंग होगा, लर्निंग होगा, इस टाइप की जो औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था होती है वह समाज में ही होती है, और समाज के जो निश्चित मान्यताएं हैं, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उससे उस बच्चे को परिचित करा करके उस समाज में उसको रहने लायक, एडजस्ट करने लायक, अनुकूलन करने लायक उसको बनाया जाता है, जिससे वह समाज की रीति रिवाज परंपराओं को धारण करके अपने समाज में वह रहने का प्रयास करता है, और सीखता है कि हमारे समाज में कौन कौन से नियम हैं, कौन कौन से कानून हैं, कौन कौन सी मान्यताएं हैं, कौन कौन से रीति रिवाज हैं। और जब वह उसको सीख जाता है तब वह उस समाज में रहने योग्य हो जाता है। आपको हम बार बार बताते हैं कि जिस प्रकार से एक समाज की जो रीति रिवाज मान्यताएं होती हैं वह हर समाज में नहीं पाई जाती हैं। जो हमारे यहाँ अच्छा माना जाता है हो सकता है किसी के यहाँ बुरा माना जाता हो। जैसे हम लोग दीपावली को खुशी का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो उसको शोक का पर्व के रूप में मनाती हैं। तो हमारे यहाँ तो दूसरे टाइप से मनाया जाता है, और उस जनजातियों में वो दूसरे टाइप से मनाया जाता है। तो अपने समाज की रीति रिवाज परंपरा को हमको धारण करना है, और जब वह धारण कर लेता है तो वह सामाजिक व्यक्ति बन जाता है, और उसका सामाजिकरण हो जाता है, वह समाज में रहने योग्य हो जाता है। उसी समाज में रहना है, उसी समाज में जीना है, उसी समाज में खाना है, तो उसको उस समाज की रीति रिवाज मान्यताओं से परिचित होना ही होगा। अगर वह नहीं परिचित होता है तो इसका मतलब वह उस समाज में रहने योग्य नहीं है। तो कहा गया कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। आपने देखा होगा कि धनी से धनी व्यक्ति भी अपने बच्चे को इस प्रकार का कहीं शिक्षण कार्य नहीं देता है कि अपने बच्चे के लिए ही कोई विद्यालय बनवा दिया हो, उसका बच्चा उस विद्यालय में अकेले पढ़ता हो। बहुत बड़े धनी धनी व्यक्ति आपको मिले होंगे, विश्व के सबसे धनी व्यक्ति आपसे मिले होंगे, लेकिन क्या आपने पढ़ा होगा? कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं देखा होगा।
कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा घर बनवा सकता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके लिए व्यक्तिगत रूप से शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए किसी एक विद्यालय की स्थापना कि हमारा बच्चा इस विद्यालय में अकेला पढ़ेगा, ऐसा तो आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो विकास करना है, उसके अंदर जो गुण डेवलप करना है, वो समाज में ही होगा, उन बच्चों के बीच में ही होगा, क्योंकि वही बच्चे समाज का रूप हैं और समाज में जिस प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है वह समाज में ही उस गुण को डेवलप किया जा सकता है। इसलिए बच्चे को अगर किसी कमरे में बंद करके सबसे विश्व के सबसे अच्छे टीचर की व्यवस्था उसके सामने कर दी जाए, तब भी उस बच्चे के अंदर जो क्वालिटी एक समाज में रहने के लिए होनी चाहिए वह क्वालिटी उस बच्चे के अंदर नहीं आएगी। इसलिए कहा जाता है कि जो शिक्षण कार्य होता है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। दूसरा हम आगे कह सकते हैं कि शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया यानी प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल क्यों? जब आप वैदिक काल में जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति की ये जिम्मेदारी नहीं होता था, ये उत्तरदायित्व नहीं होता था कि वह शिक्षण कार्य करे। जैसे आज के डेट में अगर आपके यहाँ विद्यालय में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, आपके समाज में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, आपके जिले में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, आपके गांव में अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, तो आप उसके लिए कहते हैं कि ये सरकार अच्छी नहीं है। इसका मतलब आप अपने राज्य सरकार को दोषी ठहराते हैं, अपने केंद्र सरकार को आप दोषी ठहराते हैं। उसका कारण यह है कि आज जो शिक्षा का विषय है वह समवर्ती सूची में रखा गया है और समवर्ती सूची में प्रावधान है कि राज्य और केंद्र दोनों मिल करके उसकी व्यवस्था करेंगे। तो जब आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है तो आप कहते हैं कि फला सरकार अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उनका उत्तरदायित्व है। लेकिन जब आप वैदिक काल में जाएंगे तो वहां पे किसी का उत्तरदायित्व नहीं था शिक्षा का कार्य करना या शिक्षा की व्यवस्था करना। जो गुरु होते थे, जो ऋषि होते थे, वो अपने स्वेच्छा से अपना आश्रम बना करके वहाँ शिक्षण का कार्य करते थे, गुरुकुल की स्थापना करके शिक्षण का कार्य करते थे। वहाँ पे जो वित्त आता था वो भिक्षाटन से आता था, दान से आता था, गुरुदक्षिणा से आता था। ये वहाँ पे वित्त की व्यवस्था इस प्रकार से होती थी। तो वहाँ पे कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था, तो उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि शिक्षा दे वो, लेकिन उनके अंदर क्षमता थी, योग्यता थी, तो वो वहाँ पे काम करते थे। यानी हम कह सकते हैं कि जो वैदिक काल की परंपरा थी वहाँ पे जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो शिक्षक होता था वो प्रोफेशनल नहीं होता था। लेकिन जैसे धीरे 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 समय आगे बढ़ा, आज के युग में आप देखेंगे व्यावसायिक का मतलब होता है कि हम कोई ऐसा काम जो करते हैं जिससे हमारा जीविकोपार्जन होता है, हम अपना पेट पालते हैं जिससे। तो हम आज शिक्षण कार्य करके अगर हम अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं तो शिक्षण कार्य करना ही हमारा क्या है, वह प्रोफेशन है हमारा। तो जब प्रोफेशन है तो इसका मतलब कि शिक्षण क्या हो गया, शिक्षण एक व्यावसायिक प्रक्रिया हो गई। यानी जिस काम के बदले हमको जीविकोपार्जन होता हो हमारा, वह एक व्यावसायिक प्रक्रिया होती है। तो शिक्षण का कार्य भी आज के समय में एक व्यावसायिक प्रक्रिया बन गया है। आगे हम कहते हैं कि शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। कला किस रूप में है, विज्ञान किस रूप में है। आप देखते हैं कि शिक्षण में एक अध्यापक जब शिक्षण कार्य करता है, आपने अभिनेता को देखा होगा कि एक अभिनेता जो होता है जब वह अभिनय करता है तो वह देश दुनिया को भूल जाता है, वह अपने उस अभिनय में इतना डूब जाता है अभिनय करते करते कि वह भूल जाता है कि हमारे सामने कौन है, क्या है, कैसे है, किसी को कुछ याद नहीं रहता है। और वह किस प्रकार की एक्टिंग करता है उसको खुद ही नहीं पता रहता है कि एक्टिंग किस प्रकार की उसने की। एक कलाकार यही असली कलाकार है कि अगर वह शर्माया, किसी को ध्यान दिया, तो इसका मतलब कि वह कलाकार अच्छा नहीं है, वह अच्छी कलाकारी नहीं कर पाएगा। वो इसी प्रकार से टीचर होता है कि बच्चों के सामने वह अभिनय ही करता है। कब वह हाथ ऊपर करेगा, कब नीचे करेगा, कब क्या करेगा, कोई उसको भी नहीं पता रहता है, लेकिन वह कंटिन्यूअस काम करता रहता है। अगर अध्यापक सीधा ऐसे खड़ा होकर के और ऐसे केवल पढ़ाए बाँचे तो उसका मतलब कि उस बच्चों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं, उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वह टीचर जिस प्रकार के
बात करता है उसी प्रकार के जब उसके हाव भाव होते हैं, उसके चेहरे उसी प्रकार से एक्सप्रेशन आता है, उसके हाथ पांव उसी प्रकार से चलते हैं, मतलब अब वो अभिनय कर रहा है। और इस तरीके का जो अभिनय होता है वो कला माना जाता है। दूसरा, विज्ञान कब होता है? तो विज्ञान का मतलब होता है कि जब क्रमबद्ध ज्ञान हम लेते हैं तो विज्ञान होता है, यानी जिसको हम माप सकें वो विज्ञान की श्रेणी में आएगा। तो जो शिक्षण कार्य होता है, आपने देखा होगा कि फ्लैंडर ने शिक्षक के व्यवहार को माप करके बताया है कि कौन सा शिक्षक अच्छा है, कौन सा शिक्षक खराब है। यानी शिक्षण का मापन किया जा सकता है, और शिक्षण का मापन करने का मतलब हो गया कि वह विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो हमने कहा कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। आगे, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। द्विध्रुवी प्रक्रिया का मतलब हो गया कि एक तरफ छात्र होगा और एक तरफ शिक्षक होगा। तो प्राचीन काल में पहले जॉन एडम्स ने यह माना था कि शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, जिसमें छात्र और शिक्षक शामिल होते हैं। फिर जब आगे बढ़ा समय, तो यहाँ कहा गया कि शिक्षण जो है वो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण जो है वो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, और इसको कहा जॉन डीवी ने। तो जॉन डीवी ने कहा कि इसमें छात्र होता है, इसमें शिक्षक होता है, और इसमें पाठ्यक्रम होता है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? तीन ध्रुवी प्रक्रिया हो गया, जिसमें छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम सम्मिलित होता है। पहले आप देखते थे कि शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, तो शिक्षक छात्र को पढ़ाता है, इसका मतलब क्या पढ़ा रहा है इससे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं था। लेकिन जब त्रिध्रुवी प्रक्रिया आई तो शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ा रहा है, शिक्षक छात्र को अंग्रेजी पढ़ा रहा है, शिक्षक छात्र को नैतिक शिक्षा दे रहा है, शिक्षक छात्र को गणित पढ़ा रहा है। यानी अब क्लियर है कि जैसे ही कहेंगे कि गणित पढ़ा रहा है, हमको पता चल जाएगा कि वह लगभग गणित पढ़ने का क्या उद्देश्य है और किन उद्देश्यों को लेकर के वह शिक्षण कार्य शिक्षक कर रहा है, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ एक पाठ्यक्रम मध्यस्थता के रूप में आ गया। छात्र और शिक्षक के बीच में पाठ्यक्रम एक मध्यस्थ चर के रूप में आता है। अब यहाँ पे अगर हम शिक्षक की बात करें तो ये स्वतंत्र चर होता है, अगर छात्र की बात करें तो ये आश्रित चर होता है, और अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो ये मध्यस्थ चर होता है। यानी शिक्षक पाठ्यक्रम की सहायता से छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से शिक्षण जो है वह एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। उसके अलावा शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक होता है। निदानात्मक और उपचारात्मक का मतलब, निदानात्मक का मतलब होता है कमियों का पता लगाना, और उपचारात्मक का मतलब होता है उन कमियों को दूर करना। एक शिक्षक जब क्लास में शिक्षण का कार्य करता है तो अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 को समझ में नहीं आता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है उसके लिए वह शिक्षक फिर से वह प्रयास करता है कि ये कमी रह कहाँ गई, उसका पता लगाया जाए। तो जब वह कमियों का पता लगाता है कि वह टीचर के शिक्षण विधियों में कमी रह गई, शिक्षक का जो तरीका था पढ़ाने का उसमें कमी रह गया, कि शिक्षण अधिगम सामग्री जो प्रयोग किया उसमें कमी रह गया, कि बच्चा जो है वह ध्यान नहीं दिया उसमें कमी रह गया, तो वह जब कमियों का पता लगाता है तो वो निदानात्मक शिक्षण होता है। और उन कमियों का जब पता लग जाता है तो जब उसको दूर करने का प्रयास करता है तो वो उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो इस प्रकार से शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक दोनों होता है, ऐसा कहा जाता है। उसके अलावा शिक्षण का मापन किया जा सकता है, यानी आप कह सकते हैं
कि किस प्रकार शिक्षण का मापन किया जा सकता है, फ्लैंडर ने शिक्षक के व्यवहार का निरीक्षण करके उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन फ्लैंडर ने किया है। इस प्रकार से वो बताते हैं कि कौन सा शिक्षक अच्छा पढ़ाता है, कौन सा शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ाता है। उसमें जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को, उसके जो व्यवहार होते हैं, उस व्यवहारों को वो देख करके और उसका लिखित रूप से उसको मेंशन करके वो बताने का प्रयास करते हैं कि शिक्षक प्रभावशाली कब होता है और शिक्षक प्रभावशाली कब नहीं होता है। और अगला है, शिक्षण में भाषा संप्रेषण का काम करती है। शिक्षण में भाषा संप्रेषण का काम करती है। शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है, इसका मतलब हो गया कि जिस माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, फारसी में, अरबी में, संस्कृत में, यानी कि ये माध्यम होता है कि जिसमें हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो ये माध्यम होता है। संप्रेषण क्या होता है? जिससे हम अपनी जो भावनाएं होती हैं, जो विचार होता है, वह बच्चों तक पहुंचाते हैं। यानी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को जब हम समझते हैं तो संप्रेषण के माध्यम से ही संभव होता है। संप्रेषण का अर्थ होता है अपनी भावनाओं और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना। जब आप प्राचीन काल में जाएंगे तो वहां पे हमने अपनी बात कह दिया और दूसरे तक वह पहुंच गया, तो इसका मतलब संप्रेषण हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी आदमी है जो उर्दू का जानकार नहीं है, जो फारसी का जानकार नहीं है, जो लैटिन भाषा का जानकार नहीं है, उसके सामने अगर हम लैटिन भाषा में ही उसको बोल दें तो हमने तो अपनी बात उसके तक पहुंचा दी। लेकिन जब वह लैटिन भाषा को जानता ही नहीं है तो क्या वो समझ पाएगा? इसका मतलब वह नहीं समझ पाएगा। तो क्या संप्रेषण हो गया? तो प्राचीन काल में केवल बात पहुंचा दी जाती थी, संप्रेषण मान लिया जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या है कि जब तक वह आपकी बात को समझ नहीं जाता, यानी जिस रूप में आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, अगर वह बच्चा उसी रूप में उसको नहीं समझता है या अगला आदमी उसी रूप में उसको नहीं समझता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि संप्रेषण नहीं हुआ। यानी हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को, हमारी बातों को जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं, जिसके पास हम पहुँचाना चाहते हैं, उसको समझ में आना चाहिए। और जब समझ में आएगा तभी संप्रेषण माना जाएगा, नहीं तो संप्रेषण नहीं माना जाएगा। तो आज हमने चर्चा किया कि शिक्षण की परिभाषा, तो इस प्रकार से 3 परिभाषा आप उसको नोट करिएगा। और शिक्षण की प्रकृति, जिसमें हमने 10 पॉइंट में इसकी व्याख्या की, 10 पॉइंट में हमने इसकी व्याख्या किया है। तो आप साथ साथ इसका नोट्स बनाते चलिएगा और एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप नोट करिए, कॉपी में नोट करते रहिएगा, जिससे आपका एक नोट्स तैयार होगा। रोज रात 9 बजे आपको लाइव माध्यम से एक क्लास डेली मिलेगा। तो आप लगातार जुड़िए और जो आपके मित्र हों उनको भी जोड़िए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिस ग्रुप में जुड़े हों वहाँ शेयर करिए। तो कंटिन्यू आप इस वीडियो को अगर समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।